मैंने आपको 11th में NCERT 11 प्लस नीट के हिसाब से आपको फर्स्ट चैप्टर लिविंग बर्ड बताया था, लेकिन ऑन डिमांड अब एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी इसका वेटेज बहुत अच्छा है, तो NCERT में ये 11th का चैप्टर है, और लेकिन राजस्थान बोर्ड वगैरह में 12th में आता है और इसका वेटेज बहुत अच्छा है। इससे 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते हैं नीट में, और आपके बोर्ड लेवल पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए एनिमल फिजियोलॉजी का पहले ये फिजियोलॉजी का ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिकल प्रोसेस है, उनको डील करने वाला प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए हम मॉडर्न एनिमल फिजियोलॉजी के फादर विलियम हार्वे को मानते हैं, तो उन्हीं को ही माना जाता है, विलियम हार्वे को। अब आप देखिए एनिमल फिजियोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एनिमल फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। एनिमल फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन absorption, डाइजेशन absorption। अच्छा, ये आपका चैप्टर है। तो देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन absorption। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन टर्म आपने सुना होगा। न्यूट्रिशन इज सम टोटल प्रोसेस in which living organism the organism obtain energy, growth and complete their maintain needs and available and obtain energy, that whole process called nutrition। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ पदार्थों को लेकर उससे अपने शरीर की वृद्धि, ग्रोथ, एनर्जी और मेंटेनेंस को बनाए रखता है, मेंटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सब प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो न्यूट्रिशन is the sum total process of living organism in which the organism obtain energy, growth and maintenance of body by using of some materials that are called nutrition। अब वो जो मटेरियल जो व्यक्ति फीड करता है, that are called food। The material full with nutrients called food, or the biochemical materials of the food is called nutrients। देखिए जो हम खाते हैं मटेरियल वो फूड है, और उस फूड का जो केमिकल है जो हमारे शरीर में इन चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ग्रोथ, एनर्जी, इन सब को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए 3 तत्व यहाँ पर मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या मैंने आपको बताया? तो देखिए आपको मैंने यहाँ पर बताया, एक पहला सबसे पहले बताया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आपको मालूम हो गया, न्यूट्रिशन इज द सम टोटल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म obtain growth, energy and maintain the body by using of some material supplements, that is called nutrition। The feeding material
called foods. Chemical material of food is called nutrients. तो एक शब्द आ गया आपका न्यूट्रिशन, दूसरा शब्द हो गया फूड जो हम लोग खाते हैं वो हो गया फूड, और तीसरा हो गया न्यूट्रिएंट। तो जो उसका केमिकल होगा उसी को कहा जाएगा न्यूट्रिएंट। तो तीन चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन में क्या है, सम टोटल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in which the organ obtain energy, growth, maintenance of body by using of some organic and inorganic materials, that is called nutrition. The material we use as feeding called food. जो भी मटेरियल हम फीडिंग करते हैं, खाते हैं, उन सबको हम फूड कहते हैं। और उस फूड का द केमिकल मटेरियल ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो उसका केमिकल होगा, जो केमिकल कंपाउंड उसमें होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से आपकी बात हो जाती है। तो अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए उन्हें कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो लो अमाउंट में चाहिए उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली एनर्जी एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग प्रोडक्ट होते हैं। एनर्जी और बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, माने शरीर के निर्माण के लिए काम करते हैं, जिसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा और लिपिड रहेगा। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड माने जाते हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। और बिल्डिंग प्रोसेस, रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रोटीन। और ये सब आपको एक फूड पर नहीं होता है। अब आपके जैसे आपने ब्रेड लिया तो ब्रेड में एनर्जी भी है, प्रोटीन भी है, तो ऐसा आता है। पल्सेस में प्रोटीन, रिच प्रोटीन रहता है, इसमें सोयाबीन रिच प्रोटीन है, मीट रिच प्रोटीन सोर्स होते हैं। तो ऐसा रहता है जैसे चावल और आलू आपके क्या रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बट लेकिन ये सब न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं। तो जो आलू और ये रोटी जो भी आप खाते हैं वो सब क्या हो गया, फूड हो गया। और उसका जो केमिकल है ये चीजें होंगी, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा। और क्या मिलेगा उसमें आपको, तो देखिए उसके बाद उसमें क्या रहता है, विटामिन। ये बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत नीड्स होती है उनकी, विटामिन और आपका मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स आपके इतने हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आपने देखा आपके 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये लो अमाउंट में चाहिए और ये ह्यूज अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। लेकिन बिना टोटल न्यूट्रिएंट्स के आपने सुना होगा कि जैसे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, अगर आपके फूड में कोई विटामिन की कमी आ रही है, मान लो विटामिन ए की कमी आ रही है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। डिफिशियंट विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन बी बेरी हो जाता है, विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है। इसी तरह मिनरल का अगर कमी आ रही है, आयरन की कमी आ रही है तो एनीमिया हो सकता है, कोबाल्ट की कमी आ रही है तो पसीने से एनीमिया हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। कैल्शियम आ रहा है तो बोन में प्रॉब्लम आएगी, टीथ में प्रॉब्लम आएगी, फास्फोरस की भी एक चीज है। तो ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है, इनकी डिफिशियंसी आपको घातक होती है। लेकिन ये सब ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये कम मात्रा में चाहिए। न्यूट्रिशन वो है, न्यूट्रिशन क्या है, द सम टोटल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ग्रोथ, एनर्जी, और आपका ग्रोथ है, एनर्जी है एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बाय यूजिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जो आपने मटेरियल को फीड किया है दैट इज कॉल्ड फूड। जो भी मटेरियल हम फीड करते हैं दैट इज कॉल्ड फूड, चाहे वो आपका ब्रेड हो, चाहे आपका पल्सेस हो, चाहे आपका मिल्क हो, चाहे ये सब आपका फूड है। अब इस फूड में जो
न्यूट्रिएंट्स होता है, इस फूड में जो केमिकल मटेरियल होता है, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो केमिकल मटेरियल्स में क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। अब मिल्क को आइडियल न्यूट्रिएंट फूड माना जाता है, उसमें हर एक चीजें होती है। तो मिल्क एक ऐसा फूड है, उसमें हर चीज मिलेगी आपको, मतलब वाटर भी है और एनर्जी सोर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है केसीन नाम से, तो मिनरल्स हैं, विटामिन है सभी। तो अब आप देखिए, तो इस तरह से रहता है। एग जैसे काफी अच्छा सोर्स माना जाता है आइडियल फूड में, तो आइडियल फूड में मिल्क और एग को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ये सोर्स ऑफ फूड है। तो इनमें से आपको क्या, जब आप खाएंगे इनको तो आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। और उस न्यूट्रिएंट को किसके उससे मिलेगा? उससे क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा और उस सब का यूज होगा आपकी बॉडी में, ये था न्यूट्रिशन। अब अगर हम एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करें, हम बात कर रहे हैं सब एक नॉर्मल ऑर्गेन के न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन आपका, पहले मैं न्यूट्रिशन के टाइप बता देता हूं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है, आपने सुना होगा, ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है दे ओन एनर्जी बाय, दे प्रोड्यूस ओन फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, तो वो सब कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। मतलब अपना फूड और अपनी एनर्जी स्वयं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो डिपेंड इन अदर उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। तो देखिए, न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मैं बता रहा हूँ, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन इज द 2 टाइप। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ये हो गया आपका पोषण। हिंदी इंग्लिश दोनों ये हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करते चलेंगे और हिंदी वाले हिंदी में नोट करते चलेंगे। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हुआ स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हुआ परपोषी। स्वपोषण, स्व माने क्या होता है? अपना, माने ऑटो माने क्या होता है? ओन। तो द ऑर्गन प्रोड्यूस ओन फूड एंड एनर्जी कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा? प्रोड्यूस ओन एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन फूड और एनर्जी। तो अपना ये फूड और एनर्जी सेल्फ फॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिक फॉर्म करते हैं, उन्हें कहा जाता है कौन? ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी आपने सुना होगा, ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आते हैं, लेकिन 2 टाइप का ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। एक होते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक या केमो सिंथेटिक बोलते हैं। केमो ऑटोट्रॉफिक के लिए या केमो सिंथेटिक के लिए, केमो सिंथेटिक। और दूसरे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। माने इनको कहा जाता है फोटो सिंथेटिक। अब देखिए, केमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? रसायन संश्लेषी, मतलब रासायनिक पदार्थों से रसायन संश्लेषी, और ये है प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी का मतलब क्या हुआ?
the organism can produce on food or energy by chemical compound। जो केमिकल कंपाउंड के द्वारा अपने एनर्जी या फूड को प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को कहा जाता है केमोसिंथेटिक, माने उनको कहा जाता है रसायन संश्लेषी। द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑन फूड और एनर्जी बाय केमिकल कंपाउंड्स। तो किसी केमिकल कंपाउंड से जो एनर्जी बनाते हैं वो ऑन एनर्जी बनाते हैं, उनको कहा जाता है केमो ऑटोट्रॉफिक। केमो ऑटोट्रॉफिक कंडीशन केवल सम बैक्टीरिया में पाई जाती है, आकर इन सम बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल क्या है? सम बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सम बैक्टीरिया, जैसे नाम सुने होंगे आपने नाइट्रोसोमोनास, इसमें काइंड्स अगर आप सुने होंगे तो एक होते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया, जिन्हें हम नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। एक आपने सुने होंगे आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। फिर भी कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आपका मीथेन बैक्टीरिया। इस तरह से ये सब बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया हैं और अपना एनर्जी, ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस बाय केमिकल कंपाउंड। ये आपको इनके बारे में आपको बैक्टीरिया चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जब आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं मोनेरान तब। लेकिन अभी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बता देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब जैसे अमोनिया या अमोनियम को ऑक्सीडाइज करके NO2 और NO3 बनाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं डायरेक्टली, दैट आर कॉल्ड नाइट्रीफाइन। इसी तरह आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं वो फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह सल्फर बैक्टीरिया वो सल्फाइड माने हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर को रिड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये सब पूरे ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया होते हैं, माने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। तो ये मीथेन को ब्रेक करता है, उसे कहा जाता है मीथेन, मीथेन बैक्टीरिया। तो मीथेन ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए सल्फर बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड से, ये आपका मीथेन कंपाउंड से, ये आपका फेरिक कंपाउंड से, ये आपका नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ये इस तरह से प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोबैक्टर भी आता है। ये आपका NO2 बनाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोबैक्टर NO3 बनाकर आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आयरन बैक्टीरिया में जैसे आपने सुना होगा फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस का नाम सुना होगा, तो फेरोबैसिलस। सल्फर बैक्टीरिया में थायोथ्रिक्स या बेजियाटोर आता है, थायोथ्रिक्स या बेजियाटोर आता है। मीथेन बैक्टीरिया में देखिए मीथेनोसोमोनास नहीं आ गया यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए एक होता है आर्की बैक्टीरिया, वो मीथेन को फॉर्म करता है वो, और एक मीथेन को प्रोड्यूस माने एक मीथेन प्रोड्यूस करता है, मीथेन को ब्रेक करता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा, उसी से आपका बनता है। तो ये आपके साथ केमिकल कंपाउंड वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये सब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। जैसे एक इक्वेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे केमिकल एनर्जी वाले थे। फोटो ऑटोट्रॉफी का मतलब देखिए पहले समझ लीजिए, फिर मैं एक इक्वेशन बताऊंगा। फोटो ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है? दे प्रोड्यूस ओन एनर्जी और फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से जो अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है फोटो। फोटो माने होता है लाइट माने सनलाइट की प्रेजेंस में तो सनलाइट के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें फोटो कहा जाता है। और ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये केमो कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? तो ये भी अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ से? केमिकल कंपाउंड से। तो ऑक्सीडाइज द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस एनर्जी, और ये प्रोड्यूसेस एनर्जी in presence of solar light, sunlight,
माने सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, इनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये लाइट की प्रेजेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंसेस दोनों में आपके सामने है। अच्छा, अब ये जो लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, इनको हम दो टाइप का पढ़ लेते हैं। एक होते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक और एक होते हैं ऑक्सीजेनिक। मतलब क्या है, ये दे डू नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, माने जब ये form the energy by sunlight by the photosynthesis, but they do not produce the oxygen called non-oxygenic, माने ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं करते हैं। और आपने पढ़ा होगा 10th में कि जो ऑक्सीजन जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो एनवायरमेंट को प्योरीफाइड भी करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजेनिक। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजेनिक। तो यहाँ पर भी कुछ सम बैक्टीरिया आते हैं, जैसे यहाँ पर सम बैक्टीरिया आते हैं, यहाँ पर भी सम बैक्टीरिया ही हैं, सम बैक्टीरिया ही आते हैं, जैसे क्लोरोबियम और रोडोस्पेलम, ये सब बैक्टीरिया आते हैं। और यहाँ पर सब ग्रीन प्लांट आते हैं, आपके ग्रीन प्लांट, बीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब ग्रीन प्लांट है, माने प्रोड्यूस द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, और दे डू नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस का नॉन ऑक्सीजेनिक। जैसे कि नाम बताया था मैंने, क्लोरोबियम, क्या बताया था? क्लोरोबियम आपको नॉन ऑक्सीजेनिक है, आपका रोडोस्पेरम नॉन ऑक्सीजेनिक है, आपका क्रोमेटियम नॉन ऑक्सीजेनिक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, दे डू नॉट वाटर फोटोलाइसिस, यहाँ पर वाटर फोटोलाइसिस नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा ऑटोट्रॉपिक का चार्ज। तो ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया, तो ऑटोट्रॉपिक कौन है? जो अपना फूड या एनर्जी सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ऑन फूड और एनर्जी, कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक टू टाइप के मैंने बताया, एक केमोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, दे प्रोड्यूस own energy by oxidation of chemical compound, माने केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये कंडीशन, ये प्रोसेस अकर इन सम बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया में मिलता है, जैसे आपको मैंने बताया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, डेजबैक्टोआ, वो सब अलग अलग कंपाउंड बेस पर उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। फिर आता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, तो दे प्रोड्यूस ऑन एनर्जी और फूड बाय सनलाइट, माने सूर्य के प्रकाश से एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। इनको सूर्य के प्रकाश की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक का टू टाइप, एक होते हैं आपके कौन से? फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक नॉन ऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ऑक्सीजनिक, और नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लाइट को लेंगे, सब कुछ करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, बट नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन कॉल्ड नॉन ऑक्सीजनिक, और प्रोड्यूस द ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीजनिक। माने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वो ऑक्सीजनिक होते हैं, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं। देखिए डिफिनेशन मेरे लैंग्वेज को सुनकर हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाएं कॉपी में, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते जाएं और बनाते जाएं। मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं। अच्छा, तो देखिए नॉन ऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक बात समझ में आ गई। इसमें आपके सम बैक्टीरिया आते हैं, जैसे नाम मैंने बताया, तो क्लोरोबियम, रोडोस्पेलम, क्रोमेटियम, और इसमें तो आपका सभी हरे पौधे आते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी माने वो शैवाल, जैसे आपने सुना होगा एनाबिना, नॉस्टॉर, कोई नाम सुना हो, तो ये सब इसमें आते हैं। सभी एल्गी आते हैं, सभी टेडोफाइट आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो ग्रीन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अब आप कह दिया सर ने बताया था तो अब आपका अमरबेल ऑटोट्रॉपिक नहीं है, प्लांट तो है, बट अमरबेल जैसे नाम सुना होगा, कुस्कुटा,
Amarvale, Kaskuta is not autotrophic, but it is a plant, और ये प्लांट है लेकिन ऑटोट्रॉपिक नहीं, it depends in other, वो अदर पे डिपेंड होता है, तो वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो इस बात को समझिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन, मैंने ये पहले इनकी इक्वेशन बताता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक की इक्वेशन, केमो ऑटोट्रॉपिक की बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन वाली बता देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा और देन प्रोड्यूस, अमोनिया जब ऑक्सीडाइज होगी तो प्रोड्यूस करता है NO2, नाइट्रोजन का पेरोक्साइड, तो NO2 और प्लस H2O, और इससे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, एनर्जी, और ये डायरेक्टली एनर्जी है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं केमो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल आपको बताया था नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ऐसे ही करेंगे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन बैक्टीरिया फेरस कंपाउंड को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, ऐसे करते हैं। अब मैंने बताया नॉन ऑक्सीजनिक, तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे बट ऑक्सीजन नहीं देंगे, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेंगे बट दे डू नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन। जैसे उसके लिए आपका होता है 6CO2, ये केमिकल एनर्जी वाला है नाइट्रोसोमोनास। अब मैं उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको नॉन ऑक्सीजन। 6CO2 प्लस 12H2S क्लोरोबियम बैक्टीरिया होता है, क्लोरोबियम बैक्टीरिया होता है और बनाता क्या है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12H। अब भी ये ऑक्सीजन नहीं देता है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये आपका नॉन ऑक्सीजनिक है, नॉन ऑक्सीजनिक है। और आपका नॉन ऑक्सीजनिक हो गया। अब आप देखिए उस पर अगर हम चले जाएं, जैसे इसके लिए क्लोरोबियम, इसको कहते हैं हम क्लोरोबियम बैक्टीरिया, यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है और यह आपका क्लोरोबियम बैक्टीरिया है। और ग्रीन प्लांट होगा तो आप जानते ही हो, उसका एग्जाम्पल तो आप जानते हो ऑक्सीजनिक का, तो ये आपका केमो वाला है। और आप उसका देखिए 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पर क्लोरोफिल रहता है। लाइट ये भी लेगा, कब कैसे इनको चाहिए, लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, यदि क्लोरोफिल रहेगा और लाइट की प्रेजेंस में। और क्या बनाएंगे, अपना बोलेंगे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 देंगे। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ग्लूकोज बनाते हैं। तो अब आप देखिए दोनों अपना एनर्जी फूड ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। तो देखिए तीनों जो मैंने आपको बताए थे, तीनों का मैंने एक एक्सप्रेशन भी बता दिया, आपको क्लियर होगा। ये केमोसिंथेटिक है, ये नॉन ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉपिक है, ये ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉपिक है, ये ऑक्सीजनिक हो गया। क्यों ऑक्सीजन दे रहा है और ऑक्सीजन क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर फोटोलाइसिस होता है, यहाँ पर वाटर फोटोलाइसिस नहीं होता है, यहाँ पर वाटर फोटोलाइसिस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वाटर फोटोलाइसिस नहीं होता है, H2S रहेगा। क्या रहेगा, H2S रहेगा। तो H2S रहता है वहाँ पर, यहाँ पर H2O रहता है, यहाँ पर H2S रहता है। ये चीज़ आपको मन में लेनी चाहिए, यहाँ पर H2S रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। हेट्रोट्रॉपिक, तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स इन ऑर्गेनिज्म, तो वो सब आपके कहलाएंगे हेट्रोट्रॉपिक। अब आप हेट्रोट्रॉपिक में जाइए, तो हेट्रोट्रॉपिक में हेट्रोट्रॉपिक में करते बात
हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, परपोसी कौन होते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स इन अदर ऑर्गन। जो अदर ऑर्गन में डिपेंड रहते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो आपके फॉलोइंग टाइप के हो सकते हैं। पहला एक पैरासिटिक माने परजीवी, सैप्रोफिटिक माने मुकोजीवी, जीवी, सिम्बायोटिक सहजीवी और होलोजोई जंतु संभोगी। प्राण संभोगी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए पैरासिटिक, पैरा माने होता है अदर से, तो द ऑर्गन डिपेंड फॉर न्यूट्रिशन इन अदर लिविंग होस्ट, डिपेंड इन अदर लिविंग होस्ट। तो न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड है, तो डिपेंड फॉर न्यूट्रिशन इन अदर लिविंग होस्ट। देखिए किसी अन्य जीवित जीव पर, अन्य पोषक पर, लिविंग पोषक पर निर्भर होते हैं, उसी को खाकर उसी से एनर्जी, उसी से फूड ऑब्टेन करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है परजीवी। तो डिपेंड्स इन अदर लिविंग होस्ट माने ये किसी अन्य पोषक पर, किसी अन्य पर, जीवित जीव पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं पैरासिटिक, ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट्स भी पैरासिटिक हैं। उससे प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉफिक है, बट कुछ प्लांट्स जो सम प्लांट्स हैं वो आपकी कैसे हैं, ऑल्सो पैरासिटिक। अब अगर हम प्लांट पैरासिटिक की बात करें, अगर इनसे दोनों हम एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, ये प्लांट पैरासिटिक, तो वो प्लांट जो पैरासिटिक होते हैं, और एक एनिमल पैरासिटिक। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, ह्यूमन पैरासिटिक एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। तो देखिए प्लांट पैरासिटिक में जैसे अभी नाम तो मैंने बताया था आपको, कसकुटा मन वही अमरबेल। आप रैप्सलीसिया का नाम सुना होता है आपने, रैप्सलीसिया एक प्लांट है और ये सबसे बड़ा इसका फूल होता है। रैप्सलीसिया का फ्लावर सबसे बड़ा फ्लावर होता है, और ये एक आपका पैरासिटिक होता है, ये रूट पैरासिटिक होता है, स्टेम पैरासिटिक होता है रैप्सलीसिया। इसी तरह एनिमल पैरासिटिक, एनिमल के, अब मान लो ह्यूमन पैरासिटिक में जैसे आपने सुना होगा एस्केरिस का नाम सुना होगा। एस्केरिस हमारे पेट में आ जाता है बच्चों के, और तो एस्कारियासिस रोग हो जाता है, ये इंटरनल पैरासिटिक होता है। ह्यूमन पैरासिटिक में हमें एस्केरिस का नाम बता रहे हैं आपको, एस्केरिस ही कहते हैं इसको। आपने एक्सटर्नल पैरासिटिक में नाम सुना होगा, जैसे लाइस, ये जू वगैरह आपके होते हैं, लाउस, लाइस, ये जू जुत्ते होते हैं, बॉडी या हेयर सुना होगा, ये सब पैरासिटिक ही होते हैं। तमाम प्रोटोजोन आपके पैरासिटिक हैं, तमाम प्रोटोजोन। जैसे एंटेबाइस्टोरेटिका का नाम सुना होगा आपने टीनिया सोडियम, जिसको हम कहते हैं टेप वॉर्म, ये भी आपको उन लोगों को पहुंचता है जो मेनली सुअर मीट खाते हैं, पोर्क मीट को खाते हैं, उनमें पहुंचता है टेप वॉर्म। क्योंकि पैरासिटिक बहुत है, मैं आपको ह्यूमन पैरासिटिक की बात कर रहा हूँ। फीताक्रम इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासिटिक जिस पर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि पैरासिटिक का जो रिलेशन होता है, अगर इसको हम इंटरेक्शन व्यू में देखें, दो ऑर्गन का संबंध है, एक होस्ट है और एक पैरासिटिक है। तो होस्ट निगेटिव होगा, माने होस्ट को
पैरासिटिक से प्रॉब्लम होती है, नुकसान होता है। जैसे अब मान लीजिए आपको एस्केरिस है, तो एस्केरिस आपके अंदर ही खाता है तो आपको नुकसान पहुंचता रहता है। जैसे अमरबेल जिस प्लांट पे चिपकता है उस प्लांट को अंदर अंदर उसी से सब कुछ पानी भोजन सब उसी से लेता है, तो उसको प्लांट को नुकसान होता जाता है, धीरे धीरे प्लांट खराब होता जाता है या मर जाता है। तो ये सब पैरासिटिक मतलब क्या है, तो होस्ट निगेटिव रहता है, पैरासिटिक को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये एक इंट्रैक्शन क्वेश्चन मेडिकल में बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर रिलेशन कैसा होता है, इंट्रैक्शन रिलेशन कैसा होता है किसके किसके बीच। अगर हम होस्ट और पैरासिटिक, तो पैरासिटिक किस पे डिपेंड होता है, अभी आपको मैंने बताया था होस्ट पर, होस्ट माने पोषण पर। अब यहाँ पर पोषण कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, और पैरासिटिक क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो रिलेशन अगर हम देखें पैरासिटिक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें एक पैरासिटिक को तो लाभ होता है लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचता है, तो एक प्लस और दूसरा माइनस रिलेशन होता है। इसी तरह अब अगली बात आती है आपकी सैप्रोफिटिक। Sapro मृत, the organ they fed dead organic material and obtain energy from dead organic material। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को फेड करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक क्या फीडिंग करेंगे, डेड डिकेइंग मटेरियल। तो ये आपका लिविंग होस्ट से फीड प्राप्त करते हैं, और ये फीड करते हैं दे फेड dead decaying material, dead decaying material। ये डेड डिकेइंग मटेरियल को फीड करते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका सैप्रोफाइटिक। तो किसको फीड करेंगे, डेड डिकेइंग। तो जो डेड फूड को फीड करते हैं उन्हें कहा जाता है सैप्रोफिटिक। मृत लगे पदार्थ को खाकर एनर्जी। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें, देखिए डॉग भी मृत लगे को खा लेता है, आपका वो तो डेड को खाते ही आपने सुना होगा बुच्चर का नाम, गिद्ध का नाम। लेकिन ये क्या नहीं है, सैप्रोफाइटिक आपके नहीं है, सैप्रोफाइटिक नहीं है, इनको स्कैवेंजर सैप्रोफाइटिक कहा जाता है, ये स्कैवेंजर है। और ये जो आपके सैप्रोफाइटिक होते हैं ये डिकम्पोजर होते हैं इन इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या होंगे, डिकम्पोजर। माने क्या है, ये फेड करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, सॉइल में बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो दे फीड द डेड डिकेइंग मटेरियल एंड डिकम्पोज। तो जो डिकम्पोज करते हैं वो सब आपके डिकम्पोजर और वो सैप्रोफिटिक होते हैं। इसमें सम बैक्टीरिया एंड फंगी, सम बैक्टीरिया रहते हैं, सभी बैक्टीरिया नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी। अब जैसे पेनिसिलिन है, ईस्ट है, ये सब राइजोपस है, न्यूकर है, वो सब ऐसे फाइटिक होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, गसड़े गए पदार्थों को खाएंगे, और जैसे एग्जाम्पल आपको लिख दिया, कुछ जीवाणु कुछ कवर। अगला आता है सहजीवी, अगला आता है सहजीवी। अब देखिए सहजीवी का मतलब क्या होता है, सह माने साथ साथ, जीवन माने जीवन। symbiotic, the relation between two organisms. The relation between two organisms, both are benefited one another, or one partner is benefited but no harm any partner. दो जीवों का संबंध होता है, इसमें दोनों जीवों को लाभ होता हो या किसी एक को लाभ होता हो, लेकिन किसी भी पार्टनर को, किसी भी जीव को जब नुकसान नहीं होता है तो उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक। यहाँ पर रिलेशन में क्या देख रहे थे, एक को लाभ और एक को नुकसान हो रहा था, लेकिन इस रिलेशन में किसी को नुकसान नहीं होगा, लाभ दोनों को हो या एक को हो। तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म कोई भी होंगे उनके बीच का रिलेशन होगा, बोथ आर बेनिफिटेड माने दोनों को लाभ, और वन पार्टनर बेनिफिटेड केवल एक को लाभ, बट नो हार्म्स एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को, किसी भी जीव को यहाँ पर हानि नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आपका क्या बनता है, सिम्बायोटिक। अब इसको हम तीन टाइप कर लेते हैं, सिम्बायोटिक को तीन टाइप में डिवाइड कर लेते हैं।
सिम्बायोटिक को हम 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। नाम सुना होगा शायद आपको, एक मुटुआलिज्म होता है, मुटुआलिज्म, कॉमेंसालिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन। देखिए मुटुआलिज्म ये होता है आपका सहोकारिता, इसको कहते हैं सहोकारिता, और इसको बोलते हैं सहभोजिता, और इसे बोलते हैं आदि सहयोग। देखिए है तीनों कंडीशन आपकी क्या है, सिम्बायोटिक। अब यहाँ पर दोनों को लाभ होता है, इसमें दोनों को बराबर लाभ होता है, माने दो रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म होगा, बोथ आर बेनिफिटेड। रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म both are benefited, दोनों को लाभ होगा, मतलब दो पार्टनर होंगे ए और बी, और ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस रहेगा और ये भी प्लस रहेगा, माने दोनों पार्टनर प्लस रहते हैं। पार्टनर ए और बी हैं, दोनों पार्टनर जब प्लस रहते हैं और दोनों पार्टनर में जब अलग हो जाते हैं दूसरे से, तो दोनों की लाइफ स्ट्रगलिंग हो जाती है, बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं मुटुआलिज्म, माने बोथ आर म्यूचुअल एक्सटर्मिनेटेड, माने एकदम इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। अगर एक चला जाए तो दूसरे की लाइफ को बड़ा इफेक्ट हो जाता है। जैसे आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, दालों के साथ रहता है, दालों की जड़ों में रहता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, ये बैक्टीरिया है, इसके साथ रहता है दालों की जड़ों में, पल्सेस रूप में रहता है, पल्सेस रूट। अब आप मटर की जड़ में रहता है, मटर को नाइट्रोजन देता है, वहां पर अपना सर्वाइव होता है। इसी तरह आपने सुना होगा लाइकेन के बारे में, लाइकेन जो होते हैं इसमें एल्गी और फंगी रहते हैं, एल्गी और फंगी रहते हैं लिचरी में। तो अभी आपको मैंने जब वहाँ पॉलिनेशन में बताया था, फाइकस के साथ ब्लास्टोफेगा का संबंध बताया था, तो ऐसा कई जगह आप पढ़ेंगे मुटुआलिज्म संबंध होता है। तो अब क्या होता है, सहभोजिता में क्या होता है, तो यहाँ पर दो पार्टनर, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, नो हार्म टू एनी पार्टनर। रिलेशन दो के बीच होगा, एक जीरो और एक प्लस रहेगा, कोई जीरो और कोई प्लस हो सकता है, तब उस कंडीशन को कहा जाता है सहभोजिता। क्या कहता है, सहभोजिता। तो ये था आपका सहोकारिता, इसमें दोनों को लाभ होता है, और जब दोनों अलग हो जाते हैं तो दोनों की लाइफ स्ट्रगलिंग हो जाती है। अब आपको दूसरा वाला है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या है, तो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, one organism benefited, but no harm any organism। दोनों में किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को नुकसान नहीं होता। यहाँ भी दो पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं, यहाँ भी पार्टनर हैं आपके, कौन है, ए और बी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक पार्टनर ए और एक पार्टनर बी है, ए अगर प्लस हो गया तो बी जीरो रहेगा, और अगर सपोज है ये प्लस है तो ये जीरो रहेगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ए से बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बी से ए को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक को लाभ होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है, इसमें एक को लाभ होता है। जैसे आपका सकल फिश के साथ शार्क फिश का होता है, शार्क मछलियों के साथ सकल फिश का संबंध होता है, या आर्किड प्लांट का संबंध होता है। आर्किड एक इपीफाइट प्लांट होता है, और जिस प्लांट पे रहता है उस प्लांट में केवल ये हैबिटेट है, इसका रहने का है, बाकी ये वाटर फूड सब अपना रहता है।
और ऑटोट्रॉपिक होता है वाटर अब्सॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेरिक वाटर को अब्सॉर्ब करने का है। तो ये कंडीशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ऑर्किड आ जाएगा, ऑर्किड आएगा, सकर फिश और सार्क आ जाएगा। सकर फिश का संबंध किसके साथ, सार्क फिश के साथ। ये देखिए आपका संबंध है, जैसे क्लॉन फिश और सार्क फिश, क्लॉन और सार्क। प्रोटो कोऑपरेशन मुटुअलिज्म का एक टाइप होता है। देखिए दोनों यहाँ पर रिलेशन बिटवीन टू आर्गुमेंट बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को लाभ होता है यहाँ पर भी। लेकिन अब एक थोड़ा सा डिफरेंस है। म्यूचुअल में क्या होता था, जैसे एक पार्टनर अलग हो गया तो दूसरे पार्टनर की लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, दोनों की लाइफ बहुत दिक्कत। मान लो लाइकेन है और नीचे में आप एल्गी निकल जाएगा तो फंगी की लाइफ और एल्गी दोनों की लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लाइफ अगर सुचारू से चलानी है तो ये म्यूचुअल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, जब तक साथ में है तो दोनों को लाभ, और जब वो अलग हो जाते हैं तो नो इफेक्ट। मतलब साथ में तो दोनों को लाभ, और जब वो अलग हो जाते हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। उस संबंध को क्या कहा जाता है, आदि सहयोग, उसको कहा जाता है प्रोटो कोऑपरेशन। देखिए कैसे, तो अब आप मैंने पीछे बताया हिंदी इंग्लिश वाले अपने हिसाब से यूज करेंगे। हाँ, तो अब आपको देखिए आदि सहयोग, तो आदि सहयोग में क्या हो रहा है, दोनों को लाभ, दोनों को लाभ। तो द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, relation between two organisms, both are benefited, but when separate, no effect any partner or survival, each partner survive, easily survive। अब देखिए इसका संबंध में थोड़ा सा रिलेशन में डिफरेंस है। यहाँ पर भी दोनों को लाभ है, यहाँ भी दोनों को लाभ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब वो अलग हो जाते हैं तो दोनों की लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों की लाइफ में कोई प्रभाव नहीं होता है, अलग हो जाने पर भी दोनों की लाइफ सुचारू से चलती रहती, तो उसे कहा जाता है प्रोटो कोऑपरेशन। जैसे आपने ऑक्स पैकर बर्ड और राइनोसिरास सुना होगा, या आपने कभी देखा हो रोड साइड से जब आप गाड़ी से जा रहे हो और आपने देखो बफेलो वगैरह ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर पक्षी बैठ जाता है, तो पक्षी क्या करता है, उसके जू को खाता है, माने उसके बॉडी लाउस को खाता है। और जब पक्षी उसके लाउस को खाता है तो देखिए पक्षी को फीड मिला और उसके जून चले गए, पैरासाइट चले गए। बेनिफिट किसको हुआ, बफेलो एंड आल्सो बर्ड, दोनों को बेनिफिट हुआ। लेकिन जब ये उड़ जाते हैं, बर्ड उड़ जाता है, बर्ड परमानेंट तो बैठा नहीं रहता है, तो ना तो बफेलो को प्रॉब्लम है, ना बर्ड को भी, बर्ड के भी अपने सेकेंडरी ऑप्शन है और बफेलो को भी सेकेंडरी ऑप्शन है। तो ये देखिए जहां पर ऐसा रहता संबंध उसे कहा जाता है प्रोटो कोऑपरेशन। तो वहां पर ऑक्स पैकर वाला संबंध, या आपने शायद सुना हो फ्लावर बर्ड का और क्रोकोडाइल का भी संबंध ऐसा ही होता है। एक क्रोकोडाइल के जिस समय फ्लावर बर्ड क्या होता है, क्रोकोडाइल अपने माउथ को खोल देता है और फ्लावर बर्ड उसके माउथ में बैठकर उसके कीड़े को खाता है, लेकिन क्रोकोडाइल फ्लावर बर्ड को नहीं दबाता है, उसको नहीं मारता है। क्यों, उसके माउथ के जम्स जाते हैं, कीड़े जाते हैं। तो ये देखिए आपका रिलेशन आज से होप में आता है, प्रोटो कोऑपरेशन में आता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, तीनों के एग्जाम्पल मैंने बताया, तीनों की डिफिनेशन बताई। बोर्ड पे न दिख रहा हो तो मेरे लैंग्वेज से आप नोट करते जाइए, स्पेलिंग आप जूम करके देखते जाइए। एग्जाम्पल फिर तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसमें आपका आ गया लिचेन। लिचेन में दो संबंध किसका बताया, एल्गी का और फंगी का। आपको राइजोबियम और राइजोबियम का संबंध किसके साथ, आपका लेग्यूम प्लांट के साथ। आपका ब्लास्टोफेगा का संबंध फाइकर के साथ। फाइकर, फेग, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये सब आपका संबंध मुटुअलिज्म है।
कॉमन साइलेंस एग्जाम्पल में जैसे आपको मैंने बताया ऑर्किड, ऑर्किड का संबंध या सी एनीमोन को दोनों जगह रख दिया गया है, सी एनीमोन को इससे भी रखा गया है और दोनों कंडीशन में मान लिया गया है इसको। वैसे लाल इसमें सी एनीमोन किसके साथ संबंध होता है, तो सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब। देखिए इसको दोनों जगह रखा गया, कुछ साइंटिस्ट इसको यहाँ पर मान लेते हैं लेकिन क्योंकि हर्मिट क्रैब से चल लेता है, मूव कर लेता है, बट लेकिन यहाँ पर सी एनीमोन में हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिलता है। आपका जैसे अभी मैंने बताया था क्लॉन फिश और शार्क फिश का संबंध, तो ये सब आपके संबंध थे। और आज के योग में आपको मैंने बताया है, आज के योग में मैंने आपको बताया जैसे उसका संबंध क्या, ऑक्स पैकर बर्ड और किसके साथ, चाहे बफेलो ले लो चाहे राइनोसिरास ले लो, राइनोसिरास माने गैंडे के साथ या बफेलो के साथ। तो अब आपका वो एक आपको था फ्लावर बर्ड और क्रोकोडाइल, फ्लावर बर्ड और क्रोकोडाइल। तो देखिए इस तरह के संबंध आपके थे। यहाँ पर दोनों प्लस हैं, यहाँ पर दोनों प्लस हैं, यहाँ पर एक प्लस और एक जीरो है। बहुत अच्छा मेडिकल का क्वेश्चन होता है इंटरेक्शन बेस पर। यहाँ दोनों प्लस हैं, यहाँ दोनों प्लस हैं, यहाँ पर एक प्लस और एक जीरो रहेगा। अच्छा अब बात आती है, अब अपन लोग की बात करें या एनिमल्स की, सिंपल एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर कहीं बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा अब अपन लोग तो हेट्रोट्रॉपिक, या कोई एनिमल है वो है तो हेट्रोट्रॉपिक, लेकिन ना तो हम पैरासिटिक हैं ना हम सेप्रोफिटिक हैं और ना सिम्बायोटिक है। तो हम लोग हैं फिर क्या, तो हम लोगों का न्यूट्रिशन एक अलग मोड माना जाता है जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हम लोगों के न्यूट्रिशन मोड को क्या बोला जाता है, होलोजोइक। जितने भी एनिमल वैसे आपको होते हैं वो सब एनिमल होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता था एनिमल फेड the food and digestion, ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion, that whole process called holozoic। तो holozoic nutrition में क्या होगा, फेड करेंगे, फेड द फूड। holozoic nutrition जो होता है उसकी हम बात अब कर रहे हैं। तो holozoic nutrition में क्या होगा, फेड द फूड माने holozoic nutrition में क्या होगा, ingest food and digestion, ingest food, digestion, absorption, assimilation and digestion, then called holozoic। माने जो फूड को इंजेस्ट करता हो, ग्रहण करता हो, फिर उसको डाइजेस्ट करता हो, एब्जॉर्ब करता हो, एसिमिलेट करता हो, तो वो सब आपके कहलाते हैं। उस सब तरह का वो आपका होता है होलोजोइक। अब होलोजोइक में फूड पैटर्न जो होता है उसके आधार पर इनके काइंड हो जाते हैं। फूड पैटर्न जो होता है, काइंड ऑफ फूड इसके हो जाते हैं, काइंड ऑफ फूड। तो फूड कई टाइप का ये लोग लेते हैं। तो काइंड ऑफ अगर हम फूड में जाएं, तो काइंड ऑफ फूड में अगर हम जाएं तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कई टाइप का फूड लेते हैं। तो उसे तीन मेन टाइप माने जाते हैं। एक होते हैं हर्बीवोरस, आपको नाम से समझ में आ गया, शाकाहारी। और एक होते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी। और एक होते हैं ओमनिवोरस, सर्वाहारी। ये तीन मेन मेथड होते हैं, इसके तमाम से पार्ट्स बन जाते हैं। हर्बीवोरस तो आपको मालूम है हार्बी का मतलब क्या होगा, जो क्या कहेंगे प्लांट फूड को खाएंगे, जो केवल प्लांट फूड को खाते हैं वो आपके कहलाते हैं हर्बीवोरस। फैट का प्लांट मटेरियल, प्लांट फूड माने फ्रूट, सीड, वो सब फ्रूट, सीड जो भी चीजें वैसे खाते हैं। जैसे आपने काऊ का नाम सुना, बफेलो का, गॉड का, रैबिट का, रैट का, स्माइलेंसस का, ये सब आपके हर्बीवोरस होते हैं, ग्रासहॉपर है। और कार्निवोरस डिफरेंट द एनिमल फीडिंग जो करता है वो सब कार्निवोरस है, लायन, टाइगर है,
ये सब एनिमल फीडिंग करते हैं, वो सब आपके मांसाहारी के। और ओमनीवोरस द फीड द बोथ टाइप मटेरियल माने हर्ब एंड एनिमल मटेरियल, माने प्लांट मटेरियल और एनिमल दोनों मटेरियल को फीड करते हैं। उन्हें कहा था ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में जैसे हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं, इसमें आपके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका काऊ है, आपका गोट है, गाय, बकरी, छोटे इंसेक्ट हैं, छोटे इंसेक्ट भी हैं, टैडपोल भी है आपका, और ये सब जेब्रा सब आपके इसी में आते हैं। और इसमें क्या लाइन आता है, टाइगर आता है, ये सब आते हैं, और ईगल आता है। इसमें आपके मांसाहारी की जब हम बात करेंगे सर्वाहारी, तो इसमें आपके ह्यूमन्स आते हैं, क्रो आता है, डॉग आता है, डॉग भी आ जाता है, घरेलू डॉग, घरेलू बिल्ली, ये सब आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके ये हो जाते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर अब इसके टाइप भी कर लेते हैं। अब जैसे आप डेट्रीवोरस एक होता है, वो मिट्टी के साथ खाता है, कोई भी चीज हो वो मिट्टी के साथ ही खाते हैं, जैसे अथवा उसे डेट्रीवोरस बोलते हैं। कैनाबाइज जो अपने ही लोगों को खाते, अपनी जात को खाते हैं, कैनाबाइज बोलते हैं। पुराने जो हमारे मानो थे, आपके ओल्ड मैन जो थे, एंसेस्टर मैन थे, जावा पेकिंग, तो वो सब क्या थे, कैनाबाइज से अपने बच्चों को खा लेते थे, अपने ब्रूड को या गदर, तो वो आपके कैनाबाइज कहलाते हैं। जो अपने मल को या किसी अन्य मल को खाते थे, कोप्रोफेगी कहा जाता है। जैसे रैबिट है कोप्रोफेगी, पिग है कोप्रोफेगी, माने मल को खा लेता है, निष्ठा को खा लेता है? तो जो फ्रूट को खाता है उसे फ्रूगीवोरस कहते हैं, पैरेट। तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं आपके, उनके पार्ट कर लेते हैं, लेकिन मेजर थ्री टाइप ही होते हैं। तो डेट्रीवोरस या कैनाबिल्स या आपको मैंने बताया कोप्रोफेगी, ये सब इस तरह से बना लेते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार, और उन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, न्यूट्रिशन कितना कितना कैसा हो सकता है। अच्छा, ये सब न्यूट्रिशन की जो बात की मैंने, ये आपका एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन हमको एक तो मेडिकल प्लस आपको इसके हिसाब से चलना रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने ये जरूरी चीजें भी बताया। अब आपका मेन टॉपिक शुरू होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन ओमनीवोरस हो गया। अब उसमें ओमनीवोरस है, हर चीज को खाता है। अब उसके लिए क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसका डायग्रामेटिक डायग्राम बनाकर इसका डिस्कशन आपको अगले वीडियो में दूंगा। न्यूट्रिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, उसको समझाऊंगा। तो ये आपका एनिमल डाइजेशन टॉपिक शुरू है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको कल या अगले वीडियो में आपको जब देखेंगे, कंटिन्यूअस आप वीडियो में चलेंगे और आपको अगले वीडियो में मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल, डिस्कशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।